आखिरी बार मुझे उनसे बात किए 8 घंटे हो चुके थे। नींद मुझे परेशान करती है और यादें कभी कभी आंसू बहाती रहती हैं। हमारा दिन 2 जुलाई दोपहर 12 बजे शुरू हुआ था, जब हमने गुवाहाटी की उड़ान में अपनी सीट ली। डॉक्टर साहब फर्स्ट ए में थे और मैं फर्स्ट सी में था। उन्होंने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था और मैंने तारीफ में कहा, अच्छा रंग। मुझे क्या पता था यह आखिरी रंग होगा जो मैं उन पर देखूंगा। मानसून के मौसम में लंबी 2.5 घंटे की उड़ान, मुझे टर्बुलेंस से नफरत है और वे उस पर महारत हासिल कर चुके थे। जब भी वे मुझे हिलते हुए विमान में ठंडा होते देखते तो वह खिड़की के पल्ले को खींचते और कहते, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। इसके बाद IIM शिलोंग के लिए 2.5 घंटे की कार ड्राइव की गई। 5 घंटे की इस यात्रा के दौरान हमने बातचीत की, चर्चा की और बहस की। विशेष रूप से 3 घटनाएं, चर्चाएं हमारी अंतिम यात्रा की स्थायी यादें होंगी। पहली, डॉक्टर कलाम पंजाब में हमलों के बारे में चिंतित थे। निर्दोष जीवन की क्षति ने उन्हें दुख से भर दिया था। IIM शिलोंग में व्याख्यान का विषय एक जीवंत ग्रह पृथ्वी का निर्माण करना था। उन्होंने इस घटना को विषय से संबंध जोड़ा और कहा, ऐसा लगता है कि मानव निर्मित ताकतें प्रदूषण के रूप में पृथ्वी की जीवंतता के लिए बड़ा खतरा है। हमने इस बात पर चर्चा की है कि अगर हिंसा, प्रदूषण और लापरवाही मानव के द्वारा जारी रहती है तो हम धरती छोड़ने को मजबूर होंगे। 30 साल इस दर पर हो सकता है। उन्होंने कहा, आप लोगों को इसके बारे में कुछ करना होगा, यह आपका भविष्य है। हमारी दूसरी चर्चा अधिक राष्ट्रीय थी। पिछले 2 दिनों से कलाम साहब चिंतित थे कि काफी समय से संसद, लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था, विघटनकारी और सही से काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, मैंने अपने कार्यकाल में 2 अलग अलग सरकारें देखी हैं। मैंने और भी काफी कुछ देखा है। वहां बस व्यवधान होते रहता है, यह सही नहीं है। मुझे वास्तव में सुनिश्चित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है कि संसद विकासात्मक राजनीति पर काम करना शुरू करे। वह चाहते थे कि मैं संसद को अधिक उत्पादक और जीवंत बनाने के लिए 3 अभिनव तरीके सुझाऊं, लेकिन मैं उन्हें समाधान देने के लिए कैसे कह सकता हूं। अगले 1 घंटे के लिए हमने विकल्पों के बाद विकल्पों के ऊपर चर्चा की। हम इस चर्चा को अपनी आगामी पुस्तक एडवांटेज इंडिया में शामिल करना चाहते थे। तीसरा, उनकी विनम्रता की सुंदरता से एक अनुभव था। हम 6-7 कारों के काफिले में थे। डॉक्टर कलाम और मैं दूसरी कार में थे। हमारे सामने एक खुली जिप्सी थी जिसमें 3 सैनिक थे। उनमें से 2 लोग दोनों तरफ बैठे थे और एक दुबला पतला आदमी अपनी बंदूक पकड़े हुए ऊपर खड़ा था। सड़क यात्रा में 1 घंटे के बाद डॉक्टर कलाम ने कहा, वह क्यों खड़ा है? वह थक जाएगा, यह सजा की तरह है। क्या आप दिए गए एक वायरलेस संदेश के जरिए पूछ सकते हैं कि वह बैठ क्यों नहीं सकता है? मुझे उन्हें समझाना पड़ा, शायद बेहतर सुरक्षा के लिए उसको खड़े रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें भरोसा नहीं हुआ। हमने रेडियो मैसेजिंग की कोशिश की, वह काम नहीं आया। यात्रा के अगले 1.5 घंटों के लिए उन्होंने मुझे 3 बार याद दिलाया कि क्या मैं उन्हें बैठने के लिए संकेत
दे सकता हूँ। अंत में यह महसूस करते हुए कि थोड़ा सा हम कुछ कर सकते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाद में जब हम IIM शिलोंग में उतरे तो मैंने लोगों से पूछताछ की और उस आदमी को पकड़ लिया। मैं उसे अंदर ले आया और डॉक्टर कलाम ने उसका अभिवादन किया। उन्होंने उससे अपना हाथ मिलाया, शुक्रिया दोस्त कहा और बोले, क्या तुम थके हुए हो? क्या तुम्हें खाने में कुछ चाहिए? मुझे खेद है कि आपको मेरी वजह से इतना लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ा। काले कपड़े में लिपटा हुआ दुबला पतला गार्ड इस रवैये से हैरान था। उसने शब्द खो दिए थे, बस कहा, सर आपके लिए तो 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। इसके बाद हम व्याख्यान कक्ष में गए। वो व्याख्यान के लिए देर नहीं करना चाहते थे। छात्रों को कभी भी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्होंने हमेशा कहा। मैंने जल्दी में उनका माइक लगाया, अंतिम व्याख्यान पर जानकारी दी और कंप्यूटर पर स्थिति ली। जैसे ही मैंने उनके माइक को पिन किया, वह मुस्कुराए और बोले, मजेदार आदमी, क्या आप अच्छे हैं? जब कलाम साहब मजेदार आदमी बोलते थे तो उनकी आवाज की टोन के आकलन के आधार पर कई तरह की बातें हो सकती थी। इसका मतलब यह हो सकता है आपने अच्छा किया है या आपने कुछ गड़बड़ की है। आपको उनकी बात सुननी चाहिए या आप सीधे साधे भोले बन गए हैं या वह सिर्फ मजाक कर रहे हैं। 6 साल में मैंने उनकी टोन की व्याख्या करना सीख लिया था। इस बार यह आखिरी वाला मामला था। मजाकिया बंदा, क्या तुम अच्छा कर रहे हो? उन्होंने कहा। मैं वापस मुस्कुराया। हाँ, वे आखिरी शब्द थे जो उन्होंने कहे। भाषण में 2 मिनट के बाद उन्होंने एक वाक्य पूरा करने के बाद एक लंबा विराम लिया। मैंने उनकी तरफ देखा। वो अचानक गिर पड़े थे। हमने उन्हें उठाया। डॉक्टर उनकी तरफ दौड़े। हमने जो भी संभव था कोशिश की। मैं उनकी 3/4 बंद आंखों में नजर को कभी नहीं भूलूंगा और मैंने उनके सिर को एक हाथ से पकड़ रखा था तथा जो मैं कर सकता था उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए वो प्रयत्न कर रहा था। उनके हाथ मेरी उंगली पर लगे हुए थे। उनके चेहरे पर शांति थी और वे बुद्धिमान आंखें निरंतर ज्ञान को विकीर्ण कर रही थी। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने दर्द नहीं दिखाया। उनमें केवल उद्देश्य दिखाई दे रहा था। 5 मिनट में हम निकटतम अस्पताल में थे। कुछ मिनटों में डॉक्टर ने संकेत दिया कि मिसाइल मैन हमेशा के लिए उड़ गए हैं। मैंने उनके पैर छुए एक आखिरी बार और मन में कहा, पुराने दोस्त, भव्य गुरु, हमेशा के लिए बाय। मेरे विचारों में मिलते हैं और अगले जन्म में मिलते हैं। पीछे मुड़ते ही विचारों और यादों की एक कोठरी सी खुल गई। अक्सर वे मुझसे पूछते थे, आप युवा हैं, यह तय करें कि आप किस लिए याद किया जाना पसंद करेंगे। मैं नए प्रभावशाली जवाबों के बारे में सोचता रहता जब तक कि दिन मैंने हार
आसमानी और टिट फॉर टैट का सहारा लिया। मैंने उनसे पूछा, पहले आप मुझे बताइए कि आप किसके लिए याद किए जाना पसंद करेंगे? राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, लेखक, मिसाइल मैन, भारत 2020 या लक्ष्य 3 बिलियन? क्या? मुझे लगा कि मैंने विकल्प देकर प्रश्न को आसान बना दिया है, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उसे सोचकर मैं अचंभित रह गया। उनका जवाब था शिक्षक। 2 हफ्ते पहले जब उन्होंने अपने मिसाइल समय के बारे में चर्चा की थी, तब उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने कहा, बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करने की आवश्यकता है। यह दुखद है कि कभी कभी ऐसा नहीं हो रहा। उन्होंने 2 बातें और कही। बड़ों को भी करना चाहिए। जो बातें कही उनमें एक थी कि बड़ों को अपनी मृत्यु पर कभी भी धन छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जो एक लड़ाई वाले परिवार को छोड़ देता है। दूसरी बात, धन्य है वह व्यक्ति जो काम कर सकता है, मर सकता है, बिना किसी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी के बिना। अलविदा छोटी होनी चाहिए, वास्तव में बहुत छोटी। आज मैं पीछे देखता हूं तो पाता हूं कि उन्होंने अंतिम यात्रा की, शिक्षण जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाना चाहते थे, और अपने अंतिम क्षण तक वह खड़े थे, काम कर रहे थे और व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने हमें छोड़ दिया एक महान शिक्षक के रूप में। उन्होंने दुनिया छोड़ते वक्त अपने कहते में कुछ ना छोड़ा सिवाय लोगों के प्यार और आदर। वे एक सफल व्यक्ति थे अपने जीवन के अंतिम समय तक। यह पत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी IIM के एक अहमदाबाद के एक स्नातक विद्यार्थी श्री जन पाल सिंह जी के द्वारा डॉक्टर कलाम के निधन के बाद लिखा गया था। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्रपति होने के अलावा एक शिक्षक, वैज्ञानिक और लेखक की भूमिका भी निभाई थी। वह भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इसके अलावा वह भारत के तीसरे ऐसे राष्ट्रपति भी थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त किया था। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के छोटे से मुस्लिम मछुआरे परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में अखबार बेचने से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा तय की थी। वह भारत के 11वें राष्ट्रपति होने के साथ साथ भारतीय वैज्ञानिक और जाने माने इंजीनियर भी थे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल कलाम जी का जन्म एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुद्दीन था, जो कि नावों को भाड़े पर देने का काम करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, लेकिन उनके विचार हम सबसे कहीं ऊपर थे।
वह उच्च विचारधारा के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। उनकी माता का नाम आशू अम्मा था, जो एक घरेलू गृहिणी थी। अब्दुल कलाम कुल 5 भाई बहन थे, जिनमें 3 बड़े भाई और 1 बड़ी बहन थी। जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ तब उनका परिवार गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। परिवार की मदद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह सामान्य पढ़ाई के साथ साथ नए विषयों को पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, नए विषयों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। डॉक्टर कलाम का मुख्य और पसंदीदा विषय गणित था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा क्वार्टर्स हायर सेकेंडरी स्कूल, रामनाथपुरम, तमिलनाडु से हुई। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत प्रभावित थे, जिनका नाम अयादुरई सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, आशा और विश्वास को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप बिना किसी परेशानी के अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इन मूल मंत्रों को डॉक्टर कलाम जी ने अपने अंतिम समय तक जीवन में बनाए रखा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से 1954 में भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी पायलट बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लिखित परीक्षा दी और इस लिखित परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम ही घोषित किए, जिसके कारण उनका पायलट बनने का सपना सफल नहीं हो पाया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और उन्हें डिज़ाइन के मॉडल को 3 दिन में पूरा करने का समय दिया गया था और साथ में यह भी कहा गया कि अगर ये मॉडल नहीं बना पाए तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, न दिन देखा, न भूख देखी, न प्यास देखी, 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा कर दिया और डिज़ाइन का मॉडल तैयार किया। प्रोजेक्ट विशेषज्ञ को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो सकता है। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट विशेषज्ञ हैरान हो गए। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का डटकर सामना किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई जी के साथ काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो गए और वहाँ इन्होंने प्रोजेक्ट विशेषज्ञ के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। वर्ष 1963-64 में
अब्दुल कलाम जी ने अमेरिकी संगठन नासा का भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण के लिए बुलाया गया। 1970-80 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने कार्य की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए थे और प्रसिद्धि भी प्राप्त की थी। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही उनको कुछ गुप्त कार्य करने की भी अनुमति दी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी कार्यकुशलता और कर्मठता के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपनी प्रतिद्वंदी श्रीमती लक्ष्मी सहगल जी को 25 जुलाई 2002 को हराकर भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। अब्दुल कलाम से पहले 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को भी ये भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन एक वैज्ञानिक के रूप में राष्ट्रपति रहते हुए सबसे पहले भारत रत्न का पुरस्कार डॉक्टर कलाम जी को ही दिया गया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहते थे। देश के बच्चों ने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कई पुरस्कार मिले और उनके आदर्श व्यक्तित्व एवं शोध विचारों पर उनको भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर अन्य देशों में भी उनको कई सारे पुरस्कार मिले। जैसे 2014 में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूनाइटेड किंगडम में जो स्थित है, वहाँ से उनको डॉक्टर ऑफ साइंस का पुरस्कार दिया गया। 2010 में वाटरलू विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। 2008 में क्रिएटर मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी उनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया गया। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया और 1997 में ही डॉक्टर कलाम को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। 27 जुलाई 1915 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में पृथ्वी एक ग्रह पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, तब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ। लगभग शाम 6:30 बजे उन्हें वेथानी हॉस्पिटल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके गांव के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में कम से कम 3.5 लाख लोग शामिल थे, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों के मुख्यमंत्री आदि अन्य लोग भी शामिल रहे। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो डॉक्टर कलाम पूरी तरह से अनुशासन का पालन करते थे।
कलाम जी श्रीमद् भागवत गीता और कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने का उनका बहुत बड़ा सपना था। बच्चों और युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस प्रकार आज हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आत्मजीवन के बारे में जाना। आशा है दोस्तों आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पर बनी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।